2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। इसी विश्वास के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की एक खूबी ये है कि वो हर वक्त 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं। वो इलेक्शन जीतना, अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करना, गिमिक्स करना, ये रहती है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और अब बहुत लोगों का अभिप्राय है कि जनसंख्या की दृष्टि से भी हम विश्व में नंबर 1 पर है। हमारे देश में जिस तरह के प्रधानमंत्री हुए हैं और उन लोगों ने जिस तरह से लाल किले से भाषण किए, वो एक स्टेट्समैनशिप वाली बात नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल से भाषण में कभी। उन्होंने मणिपुर की बात की कि खबरें आ रही हैं कि मणिपुर और ऐसे कई इलाकों में जहाँ पे गड़बड़ी है वहाँ पे शांति है, और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। अगर आज से वो 25-30 साल पहले कह रहे होते तो शायद उनकी इस बात को मान लिया। आजकल तो 24/7 न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है, मणिपुर जल रहा। आज की तारीख में जब हम और आप बात कर रहे हैं और जब प्रधानमंत्री ने कहा कि वहाँ शांति हो गई है, उस वक्त भी हिंसा की खबरें आ रही हैं। और दूसरे, इन प्रधानमंत्री पर कैसे यकीन किया जा सकता है जब मणिपुर जल रहा था, ये कर्नाटक में गली मोहल्लों में चुनाव प्रचार करते थे, जब किसानों का आंदोलन हुआ और पंजाब से हमारे सिख भाई आए, दिल्ली के बॉर्डर पर 1 साल तक वो पड़े रहे, उनको क्या नहीं कहा गया? खालिस्तानी उनको कहा, पाकिस्तानी उनको कहा गया, देशद्रोही उनको कहा गया, उनको कहा गया अमेरिका और कनाडा से पैसे आ रहे हैं। दोस्तों सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। स्टोरी टॉक ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। स्टोरी टॉक ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ स्टोरी टॉक ਸਵਾਗਤ ਹੈ। शुक्रिया। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 43 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ। ਇਹ BBC ਆਨੰਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਤਰਿਕਾ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਫ ਵਾਰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ नेशन ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ और कई इंटरनेशनल इवेंट्स इन्होंने बतौर BBC कॉरस्पॉन्डेंट इन्होंने कवर किए ने। 1980 के दहाके इत्थे दसना जरूरी है तुहानूं कि जदों मेरठ के दंगे होए, दंगे की जदों एक तरफा जदों मुसलमानों ते हमला होया सी 1987 की गल है। मेरठ और मलियाना उहदे नाल एक कस्बा है मेरठ दे नाल, वो सारी लंबी जिहड़ी पत्रकारी पहला बतौर पत्रकार इन्होंने जिस तरह उत्थे रिपोर्टिंग की, रिपोर्टाज की, होर कई पत्रकारों दिल्ली तो उत्थे लैके गए। इन्होंने बहुत बड़े पद्धर के कतलेआम जिहड़े ने वो देखे ने। इराक वॉर तो लैके, गल्फ वॉर तो लैके अपने हिंदुस्तान के अंदर किस किस तरह के वायलेंस होंदे ने, किस किस तरह के कतलेआम होंदे ने, इन्होंने एक बहुत लंबा तजुर्बा है। 43 वर੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ दोबारा स्वागत है कुरबान अली साहब। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਟੈਨਿਓਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਪੀਚ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਟੈਨਿਓਰ ਦੀ 10ਵੀਂ ਸਪੀਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਇਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾउंस करूँगा। आप इस बात को कैसे लेते हैं? क्या आपका एनालिसिस है इस स्टेटमेंट पर? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की एक खूबी ये है कि वो हर वक्त 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं। और चूंकि ये उनकी लाल किले से इस सेकंड टेन्योर की शायद आखिरी तकरीर थी, क्योंकि अगले साल इलेक्शन होंगे मई में, और फिर अगर वो वापस आते हैं तो लाल किले से एड्रेस कर पाएंगे, और अगर इलेक्शन वो नहीं जीत पाते हैं तो शायद ये उनकी आखिरी तकरीर होगी।
लेकिन ये है कि हमारे देश में जिस तरह के प्रधानमंत्री हुए हैं और उन लोगों ने जिस तरह से लाल किले से भाषण दिए हैं, वो एक स्टेट्समैनशिप वाली बात नरेंद्र मोदी में पिछले वो 10 साल से भाषण दे रहे हैं, मुझे कभी नजर नहीं। तो उसकी वजह ये है कि उनका इमीडिएट गोल जो है वो इलेक्शन जीतना, अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करना, गिमिक्स करना, ये रहती है। और उसमें वो ये भूल जाते हैं कि वो किसी मोहल्ले के कॉरपोरेशन के चेयरमैन नहीं है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि भारत जैसे विशाल देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ऐसा लगा कि जैसे शायद नरेंद्र मोदी साहब जो पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान अपने भाषण में नहीं कर सके, उसको कंपनसेट उन्होंने लाल किले की तहरीर से किया। मसलन उन्होंने 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया, एक भ्रष्टाचार, एक परिवारवाद, नेपोटिज्म, और तीसरा वो कहते हैं अपीजमेंट, तुष्टीकरण, यानी माइनॉरिटीज का तुष्टीकरण। और पूरा ओवरऑल जो भाषण आप देखें, मैं किसी टीवी चैनल पर देख रहा था तो वहाँ डिबेट हो रही थी, उसमें एक बड़े एडिटर ने कहा कि तो उनकी एक आंख जो थी वो इलेक्शन पे थी, तो मुझे तो लगा कि एक नहीं दोनों आंखें उनकी इलेक्शन पे ही लगी थी। और उनका मकसद सिर्फ ये था कि एक पिछले 10 साल से जो उन्होंने इस देश में एक ब्लेटेंट तरीके से कम्युनल मेजोरिटेरियन एजेंडा चलाया है, उसी एजेंडे को उन्होंने इस पूरे भाषण के दौरान आगे बढ़ाने की बात की। मणिपुर में आग लगी हुई है पिछले 3 महीने से, उस पर प्रधानमंत्री मौन है। संसद में भी हमने उनसे नहीं कुछ ज़्यादा सुना, मुश्किल से 2-3 मिनट वो बोले होंगे अपने भाषण में, और लाल किले के भी इस भाषण से जो उम्मीद थी। लाल जी, लेकिन सॉरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए टोकना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा। उन्होंने मणिपुर की बात की कि खबरें आ रही हैं कि मणिपुर और ऐसे कई इलाकों में जहाँ पे गड़बड़ी है वहाँ पे अब शांति है, पीस इज प्रिवेलिंग इन मणिपुर। ये कितना बड़ा झूठ आपको लगता है जो उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत में बोला? देखिए, संस्कृत की एक कहावत है, प्रत्यक्षम की प्रमाणम, जो सामने आपकी आंखों के हो रहा है, अगर वो सबूत होता है, प्रमाण होता है, उसके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और ये अगर आज से वो 25-30 साल पहले कह रहे होते तो शायद उनकी इस बात को मान लिया जाता। आजकल तो 24/7 न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है, मणिपुर जल रहा है। आज की तारीख में जब हम और आप बात कर रहे हैं और जब प्रधानमंत्री ने कहा कि वहाँ शांति हो गई है, उस वक्त भी हिंसा की खबरें आ रही हों, तो हम किसे माने? और दूसरे, इन प्रधानमंत्री पर कैसे यकीन किया जा सकता है जब मणिपुर जल रहा था, ये कर्नाटक में गली मोहल्लों में चुनाव प्रचार कर रहे थे, पूरा फोकस इनका कर्नाटक चुनाव जीतने पे था। आज इस देश में सबसे बड़ा चैलेंज इस देश की एकता और अखंडता को, यूनिटी और इंटीग्रिटी को है। उसकी वजह ये है कि पिछले 10 सालों में जिस तरह का माहौल बना दिया गया है, उसमें नफरत की आग इतनी तेजी के साथ भड़क रही है कि उस पर आज कोई पानी डालने वाला नहीं है। और मैं तो एक्यूज करूंगा, मैंने अपने सुप्रीम कोर्ट में जो हेट स्पीच पे PIL किया था, उसमें ये बात कही है कि इसको स्टेट प्रोटेक्शन हासिल है। हमने ये देखा कि जब किसानों का आंदोलन हुआ और पंजाब से हमारे सिख भाई आए, दिल्ली के बॉर्डर पर 1 साल तक वो पड़े रहे, उनको क्या नहीं कहा गया? खालिस्तानी उनको कहा गया, पाकिस्तानी उनको कहा गया, देशद्रोही उनको कहा गया, उनको कहा गया अमेरिका और कनाडा से पैसे आ रहे हैं, वो तो साहब एयर कंडीशनों में रह रहे हैं, शानदार ढंग से रह रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं, वैसे रह रहे हैं। और मुसलमान को तो इन्होंने शुरू दिन से नंबर 2 का शहरी माना है और वर्चुअली आज बना दिया। जो ये CAA और NRC लाया गया, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यही है कि गुरु गोलवलकर जो लिख गए हैं अपनी किताब वी अवर नेशन हो डिफाइन में, जो इस करंट डिस्पेंसेशन की गीता, बाइबल और कुरान है, उसमें बहुत साफ गोलवलकर ने कहा है कि हिंदू ही इस देश में नंबर 1 का शहरी बन के रहेगा। बाकी लोगों को हमारे रहमो करम पर नंबर 2 का शहरी बन के रहना होगा। स्पेशल विशेषाधिकार की तो बात ही छोड़ देनी होगी। और यहाँ मुसलमानों के साथ या और दूसरी माइनॉरिटीज के साथ वही होना चाहिए जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया। आपकी इसी बात से मुझे ध्यान में आया कि इन्होंने राष्ट्रीय चरित्र की बात की, ये नेशनल कैरेक्टर की बात की इन्होंने
अपनी स्पीच में। इसका विस्तार पूर्वक क्या इसका एनालिसिस हो सकता है? देखिए, राष्ट्र एक तो जो वो क्या कहना चाह रहे थे और असल में है क्या? नहीं, ये बहुत सी बातें कहने के लिए बड़ी अच्छी होती है और सुनने में भी अच्छी लगती है। और राष्ट्रीय चरित्र की बात जब जवाहरलाल नेहरू करते थे, महात्मा गांधी करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल करते थे, मौलाना आज़ाद और राजेंद्र प्रसाद करते थे, तो समझ में आती थी, क्योंकि उनका एक राष्ट्रीय चरित्र था। इन्होंने सोशल जस्टिस की भी बात की कि सामाजिक न्याय जो है हमने दिया लोगों को। तो जहाँ तक ये न्यायपालिका की बात कर रहे थे या सोशल जस्टिस से उनका मतलब था कि हमारी सरकार एक सामाजिक स्तर पर एक इक्वालिटी लेकर के आई है, आप इसको कैसे देखते हैं? सोशल जस्टिस के मायने ये है कि हजारों साल से, हमारी 5000 साल की सोसाइटी है, जो 5000 साल से जो दबाए गए हैं, जो कुचले गए हैं, जो दलित हैं, पीड़ित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको स्पेशल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, विशेष अवसर दिए जाए। इसीलिए हमारे संविधान में जो दलित थे उनको आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया सरकारी नौकरियों में और दूसरी जगहों में। फिर वीपी सिंह जब आए और उस वक्त मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट इम्प्लीमेंट की गई, 27% आरक्षण पिछड़े लोगों को दिया गया, वो सोशल जस्टिस था। आपने क्या किया? आप तो उस मनुवादी व्यवस्था में यकीन करते हैं जो अपर कास्ट की बात करता है, और जो आरएसएस और बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है या जो पॉलिटिक्स रही है वो अपर कास्ट हिंदू पॉलिटिक्स रही है, तो आप सोशल जस्टिस की बात कैसे कर सकते हैं? दूसरा, जो आपके साथ एक लंबे समय तक आपका एलआई रहा नीतीश कुमार के हाथ में, उसने कहा कि साहब जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए, आपने उसमें रोड़ा लगा दिया। अगर आप सोशल जस्टिस के हिमायती हैं तो आ जाने दीजिए ना, क्योंकि इस देश में दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, और फिर उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उस हिसाब से उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, उन्हें वो हिस्सा मिलना चाहिए कि जो 10% लोग पिछले 75 साल से उस पर काबिज बैठे हुए हैं। क्या आपने दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को और माइनॉरिटीज को सरकारी नौकरियों में उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से नौकरियां दे दी? नहीं। दूसरा, आप जो है वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए, कि आपने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया दिखाने के लिए, लेकिन आज तक 75 साल 77 साल के बाद आज़ादी के इस देश में कोई दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सका? और इसी बात पर एक इस समय अगर हम हाथरस कांड की बात कर सकते हैं, ऐसे कितने ही इंसिडेंट्स होंगे जो रिपोर्ट भी नहीं होते होंगे इस तरह के, जो जाति के आधार पे जो वायलेंस हो ही रहे, वो तो इस मुल्क में महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ और जो समाज के तमाम वल्नरेबल सेक्शन है उनके साथ जो जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, उसके लिए भी बताने की जरूरत नहीं। हमारा हर तरफ से ग्राफ नीचे की तरफ, प्रधानमंत्री जिस हिंदुस्तान पर फख्र करते हैं, फख्र हम भी करते हैं, लेकिन सवाल ये कि आप दे क्या रहे हो? आप सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हो। उन्होंने तो ये भी कहा कि हम जो नीतियां अपना रहे हैं उससे 2047 में एक हम डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे, पूरे दुनिया के नंबर 1 कंट्री, एक पूरे डेवलप्ड कंट्री की तरह बन जाएंगे। किस तरह से बनाएंगे कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, 80 करोड़ लोग आप खुद कहते हो और आप उसका क्लेम भी करते हो कि हम फ्री राशन दे रहे हैं, यानी आपके रहमो करम पे हैं। तो 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोग अगर आपके रहमो करम पर हैं, तो वो इस तरह से डेवलप नेशन बनाओगे? जी कुर्बान, तो हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, माफ कीजिएगा, आपने 2 मिनट पहले अभी हमारी बात हो रही थी फ्रीडम स्ट्रगल पर, जब आपने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल जेल में रहे, और तो इन्होंने एक वाक्य कहा अपनी स्पीच में, प्रधानमंत्री ने, कि कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा नहीं लिया, हमने आज़ादी पाई। आज आप हमारे दर्शकों को बता ही दीजिए कि वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेना तो दूर की बात रही, अंग्रेजों के साथ किस तरह से चुप्पी साध के एक तरह से मिली भुगत वाला रोल इन्होंने। मैं नहीं कह रहा हूँ, या मेरे कहने से नहीं हो जाएगा, ये तो रिकॉर्ड बताता है। वो ये आरएसएस जिस संस्था से जुड़े हुए हैं उसको 100 साल होने जा रहे हैं। 1925 में वो संस्था बनी थी। उस संस्था का कोई एक व्यक्ति, सावरकर गए थे जेल शुरुआती दिनों में, लेकिन उन्होंने माफी मांग ली, उनके 10 माफीनामे इंटरनेट पर मौजूद हैं, और फिर उन्होंने पॉलिटिक्स से रिटायर होकर के कहा कि साहब मैं तो रत्नागिरी के एक जिले में हो जाऊंगा,
और फिर उनके ऊपर गांधी की हत्या में शामिल होने का मुकदमा चला। वो सबसे बड़े लीडर थे हिंदुत्व के, जिनको ये अपना गुरु मानते हैं। हिंदुत्व टर्म उन्होंने दिया था सावरकर ने। फिर ये गोलवलकर को अपना गुरु मानते हैं। गोलवलकर साहब तो एक दिन भी जेल नहीं गए। उसके बाद बाला साहब देवरस इमरजेंसी में जेल गए जब इंदिरा गांधी ने उनको डाल दिया, तो उनके 3 माफीनामे हैं जेल से खत में। वो एजी नुरानी ने और डीआर गोयल ने अपनी किताबों में पब्लिश किए हुए कि ये भीख मांग रहे थे कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें तो राष्ट्र निर्माण में हिस्सा लेना, हम तो संजय गांधी के 5 सूत्री कार्यक्रम का भी समर्थन करते हैं और आपके 20 सूत्री कार्यक्रम का। तो इनका राष्ट्रीय आंदोलन से क्या मतलब? जब प्रधानमंत्री ये बात करते हैं कांग्रेस का बिना नाम लिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ संकेत करते हुए पॉलिटिकल पार्टी कह करके कहते हैं कि जो निपोटिज्म है, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, वो जो है देश की पॉलिटिक्स के लिए बहुत खतरनाक है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो मेरे मन में इस समय एक सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि जो संघ के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, वो कहते हैं कि हम अपने निजी परिवारों से उठ करके हमारा जो सबसे पहला परिवार है वो आरएसएस संघ परिवार है। तो आप बता दीजिए कि असली भाई भतीजावाद और असली परिवारवाद को अपनाते हुए आरएसएस ने या बीजेपी ने अपने इस आरएसएस परिवार के लोग किस किस तरह से किस क्षेत्र में, चाहे वो स्कूल कॉलेजों में हो, यूनिवर्सिटियों में हो, आर्मी में हो, रिक्रूटमेंट में हो, किसी भी सर्विसेज में हो, किस तरह से भर्ती किए है ड्यूली अनड्यूली। और दूसरा इसके साथ जब वो कांग्रेस पे अटैक करते हैं तो ये इसके बारे में आपका क्या अभिप्राय है? उर्दू का एक शेर है, तुझे हम वली समझते जो ना बादा ख्वार होता। मतलब ये है कि ये तो शायर ने कहा कि भाई तुम दूसरे को कहो कि वो शराब पीता है तो हम तुम्हारी बात पर तब यकीन करते जब तुम खुद ना पी रहे होते। इसका शेर का तो मतलब ये है। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी अगर ये कहते हैं कि मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ, तो मैं 4-5 सवाल है मेरे, उसका अगर जवाब दे दें, वो अगर गलत हो तो मैं नरेंद्र मोदी जी का समर्थन कर दूँ। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री है, किसका बेटा है? हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है, चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुआ, तो वो कहाँ से परिवारवाद नहीं है क्या? राजनाथ सिंह उनका बेटा, वो गाजियाबाद से, नोएडा से एमएलए है, वो परिवारवाद नहीं है क्या? और इसके अलावा वसुंधरा उनका बेटा, वो सांसद है, वो परिवारवाद है कि नहीं है? कितने एग्जाम्पल में गिनाऊं? और बीसीसीआई के प्रधान भी कोई कहते हैं अमित शाह के लड़के, जो वो तो एक, चलिए आप कहेंगे कि नॉन पॉलिटिकल चीज है, मैं तो उसको कह रहा हूँ कि जो सरकारों में शामिल है। आपने ये कहा होता कि साहब हम एक भी परिवारवाद को नहीं होने देंगे, एक भी परिवार के किसी सदस्य को जिसका बाप मुख्यमंत्री है, मंत्री है, वो उसका बेटा मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं होगा। तो आपने ये क्यों किया? रमन सिंह, उनका परिवार, पूरी लाइन एक लगी हुई है कि सारे लोग कहीं ना कहीं परिवार से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो आप कॉर्पोरेट के इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचा रहे हो, उससे किसे फायदा हो रहा है, वो सबसे बड़ा परिवारवाद है। अगर आप परिवारवाद के खिलाफ थे तो आपको उसको खत्म करना चाहिए था। वहां तो सिर्फ परिवारवाद ही होता है और तो कोई दूसरी चीज होती नहीं, कोई क्राइटेरिया होता नहीं। ये सब फालतू बातें हैं। इन सब बातों को कह करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश है कि लोग जो है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देते हैं। आपने देखा पिछले चुनाव में क्या हुआ, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा कि पुलवामा में क्या हुआ और बालाकोट में क्या हुआ, लेकिन एक ऐसा फर्जी राष्ट्रवाद इस देश में खड़ा किया गया कि या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे देशद्रोही हैं। अब ये भी सर्टिफिकेट बीजेपी और आरएसएस के लोग देंगे कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं। तो ये राष्ट्रीय चरित्र की क्या डेफिनेशन मतलब अपेक्षा करते हैं लोगों से? किस तरह की राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए? जो जिस तरह से देश चला रहे हैं, जैसे अग्निवीर पैदा किए हैं, वो राष्ट्रीय चरित्र बना रहे हैं। वो राष्ट्रीय चरित्र का मतलब ये होता है कि आप ईमानदारी के साथ काम करें, हर क्षेत्र में ईमानदारी के साथ में काम करें। लेकिन आप तो दिख रहे हैं कि आपकी ईमानदारी कहीं दिख ही नहीं रही है। हर जगह गरीब के लिए कोई फायदा हो नहीं रहा है, गरीब का स्पेस कम कर दिया जा रहा है। जो हाशिए पे रहने वाले लोग हैं उनके लिए कोई भलाई का काम हो नहीं रहा है। नारेबाजी हो रही है कि हमने फ्री ये कर दिया, हमने फ्री दवाई दे दी, हमने फ्री राशन दे दिया। और
आप देखिएगा साल के अंत तक तो प्रशांत भूषण ने तो कहा कि कोई इस तरह का मामला तय किया जाएगा, बना दिया जाएगा कि जिससे कहा जाएगा कि साहब नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़े देशभक्त हैं और वही देश को बचा। तो जब ये खुद ये फ्री वीज की बात करते हैं, दूसरी तरफ अपीजमेंट को ये क्रिटिसिज्म करते हैं, ये अपने आप में एक डबल स्टैंडर्ड नहीं है? नहीं, डबल अपीजमेंट तो इनका शुरू से नारा रहा है, ये तुष्टीकरण। और इनसे आज तक किसी ने नहीं पूछा, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में सच्चर कमेटी बताई, उसने पहली बार मुसलमानों के बारे में सही डेटा आया कि उनकी क्या स्थिति है। वरना तो ये कहते थे कि साहब उन्हें तो कांग्रेस सरकारी दामाद बना के रखती है, उन्हें तो सारे, अरे भाई क्या किस मामले में वो आगे चले गए, क्या अपीजमेंट हो गया? सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद जेलों में, सबसे ज्यादा गरीब वो है, सबसे ज्यादा अनपढ़ वो है। तो भाई कहाँ आगे क्या अपीजमेंट हो गया? आपने हज सब्सिडी दे दी थी तो क्या अपीजमेंट हो गया? या आपने कोई और गिमिक्स कर दिया, अजमेर शरीफ के उर्स के लिए कैंप लगा दिया या कुछ और कर दिया तो वो हो गया? ये अपीजमेंट करके असल में ये पोलराइज करना, हिंदू मेजोरिटी बनाना, उसको कभी ईमानदारी से उन्होंने बात की ही नहीं। पूरा देश देख रहा है, 3 महीने से मणिपुर चल रहा है, आज तक एक शब्द मणिपुर के बारे में बोले हो। हालांकि वो कुछ बोल भी दे तो कौन उनको सुन रहा है, कौन उस पर यकीन करेगा? लेकिन एज ए हेड ऑफ स्टेट, प्रधानमंत्री के नाते कुछ तो आपका फर्ज बनता है, आपको जाना चाहिए था वहाँ, आप गए नहीं। और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, भाई क्या वजह है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर को सेट नहीं किया गया? इसको हम एरोगेंस कह सकते हैं। जबरदस्त। वो तो ये है कि भाई आपको कुछ करना है। उन्होंने पूरा कैरेक्टर बदल दिया इस मुल्क का, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वो एक इस्तेमाल फॉर नेम सेक कर रहे हैं, उनका यकीन नहीं। ये जो कैबिनेट सिस्टम है हमारे यहाँ, ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी जरूरत नहीं। वो तो खुद अपने आप और ज्यादा से ज्यादा अमित शाह, इससे ज्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। बीजेपी के सारे लोग, आप उनसे बात कर लीजिए ऑफ द रिकॉर्ड, कहते साहब हमारी कोई हैसियत नहीं, मिनिस्टर को अपना चपरासी अपॉइंट करने का हक नहीं है, सबकी जो है वो जासूसी होती है। हम इसी पर आते हैं। ये प्रधानमंत्री ने कम से कम 4 बार अपना खुद का नाम लिया, मोदी। मोदी को जो विश्वास है, इस मोदी की गारंटी अगले 5 साल तक, ये सब ताकत आप लोगों ने दी। तो ये भी कहा कि मैं अगले 5 साल तक जो है नीतियों को यहाँ से अनाउंस करूंगा, झंडा लहराऊंगा, उनका मतलब यही था। तो पार्टी का नाम भी ना लेते हुए, सरकार का नाम भी ना लेते हुए, कम से कम 4 बार अपना खुद का नाम लेके बोला। तो ये एक इंडिकेटर माना जा सकता है कि मोदी को प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट उन्होंने खुद ही घोषित किया अपने आप को? नहीं, या इसका क्या एनालिसिस आप कहते हैं कि अपना सेल्फ ऑब्सेशन क्या है? सेल्फ ऑब्सेशन ये है कि देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इनका यकीन नहीं, पूरे आरएसएस का यकीन नहीं। वो पार्लियामेंट, गोलवलकर ने भी अवर नेशन वुड डिफाइन में कहा है कि तो वेस्ट की बीमारी है जो हमारे मुल्क में आ गई है, डेमोक्रेसी की। जी, जबकि अब ये तय हो चुका है, कंसेंसस हो चुका है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब मोनार्की के लिए कोई जगह नहीं है, ऑटोक्रेसी के लिए कोई जगह नहीं है, डिक्टेटरशिप के लिए कोई जगह नहीं है, आर्मी रूल के लिए कोई जगह नहीं है। तो अब ये पूरी डिबेट, जवाहरलाल नेहरू तो इनसे बहुत बड़े लीडर थे और 3 जनरल इलेक्शन उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जितवाए थे, 52, 57 और 62। उन्होंने तो कभी नहीं कहा दावा कि हाँ मैं हूँ, सिर्फ मैं ही पार्टी हूँ। इंदिरा गांधी के बारे में जरूर था कि भाई वो डिक्टेटर हो गई और उसके कांग्रेस प्रेसिडेंट डी के बलवा ने कह दिया इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। लेकिन ये तो उसी फॉर्मूले पे चल रहा है। आप इंदिरा गांधी की क्रिटिसाइज करते हो, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ ले जाने की बात है कि सारा इलेक्शन जो है वो सिर्फ मेरे ऊपर फोकस रहे, मुझे पार्टी की जरूरत नहीं है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है, मुझे कैडर की जरूरत नहीं है। लोग मेरे नाम पे वोट देते हैं, मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा अनडिस्प्यूटेड लीडर। इतना कत्लेआम होने के बावजूद, चाहे वो अभी हाल ही में मेवात में, नूह में हुआ, मणिपुर में क्या हाल है, और कई प्रांतों में जहाँ पे एक साधारण लोग थानों में जाते हुए भी घबराता है, और कोर्ट कचहरियों की तो बहुत दूर की बात रही। इस सब के बावजूद जब प्रधानमंत्री अपनी स्पीच में ये कहते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, तो वो क्या कहना चाहते हैं? किस तरह का लोकतंत्र उनको नजर आ रहा है अपने भारत? वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, असलियत तो उन्हें भी मालूम है। आपने देखा अभी उनकी जितनी विदेश यात्राएं हुई, जिसमें बड़ा हाइप क्रिएट किया जाता है, और हमारे प्रधानमंत्री जो है वो कोई मौका छोड़ते नहीं है नेशन को एड्रेस करने का, चाहे वो न्यूयॉर्क में हो और चाहे वो सिडनी में हो
और चाहे वो दुनिया के किसी और हिस्से में हो। लेकिन आपने देखा कि व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सीधा सवाल किया गया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर ने, और फिर ट्रोल किया गया उस पत्रकार को। वो अलग बात है। पहले सवाल ये है कि आपके सामने, आप तो हिंदुस्तान में तो किसी पत्रकार का सवाल लेते नहीं हो, आपने आज तक 10 साल हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन वहां आपको बेनकाब कर दिया गया एक जर्नलिस्ट ने और कहा कि ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। फिर ये फ्रांस गए, फ्रांस में ला मोंड दुनिया का तीसरे चौथे नंबर का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है। ला मोंड का एडिटोरियल है, वो बताता है कि मिस्टर मोदी आप हमें क्या बताने आए थे यहाँ, कि आप दुनिया की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, आपने कहा और हम मान लेंगे। डेमोक्रेसी में ये होता है जो मणिपुर में हो रहा है, डेमोक्रेसी में ये होता है जो लिंचिंग के जरिए से हुआ इस मुल्क में, डेमोक्रेसी के जरिए ये होता है 700 किसान धरने पे मार दिए गए ठंड में और दूसरी चीजों, ये सब लिखा फ्रांस के बड़े अखबार में, सबसे बड़े। जी, तो फिर अगर आप उनको नहीं पढ़ना चाहते, या आज भी सारी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एजेंसियां आपको सेंसर करती हैं, आपको यूनाइटेड नेशन ने सेंसर किया, आपको अमेरिकी कांग्रेस ने सेंसर किया, हेट स्पीच दिलवा रहे हैं आप, हरिद्वार में धर्म संसद होती है, जेनोसाइड की अपीलें की जाती हैं, मसैकर की अपीलें की जाती हैं, आपने तो किसी को बंद नहीं किया, आपने तो पकड़ करके किसी को जेल में नहीं डाला। इसके विपरीत ये इनका एक ये भी कहना था स्पीच में कि सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट इज द थिंग ऑफ द पास्ट। हम सुनते थे कि सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, अब तो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट भी नहीं होते हैं सर। तो आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे कि किस किस तरह से ये जो वायलेंस है, क्या वायलेंस का कोई नज़रिया बदला है, कोई अंदाज, कोई स्टाइल ऑफ वायलेंस जो है इनकी राज के दौरान बदला है? क्योंकि पीछे हम सवेरे किसी से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि अब सीरियल लिंचिंग हो रही है। किसी ने सवेरे ये भी अपनी ओपिनियन दी, तो आपका क्या कहने का, वो जब कहते हैं कि सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट तो अब होते नहीं है, क्या वायलेंस नहीं होता है? अब जो वायलेंस है किस तरह का? देखिए, एक तो हमारे मुल्क में अब इस तरह की चीजें रिपोर्ट नहीं होती, मीडिया रिपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मीडिया के ऊपर कॉर्पोरेट का कब्जा है। वो कॉर्पोरेट जो अरबों करोड़ों रुपए बना रहा है वो नहीं, और आप तो खुद मीडिया से, आपको अंदाजा है कि आपके सामने क्या चैलेंजेस हैं। कोई आदमी, नौकरियां नहीं है उनके लिए, वो उसकी हर टीवी चैनल के लिए बता दिया जाता है आपको क्या लाइन टू करनी है और वो उसी लाइन को करता है। मीडिया का काम है सवाल करने का, वो सवाल नहीं करते। तो रामराज तो नहीं आ गया, माफ कीजिएगा। लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, टेररिज्म की भी घटनाएं हो रही हैं, कश्मीर में कितनी घटनाएं हैं, कितनी रिपोर्ट हो रही हैं, रोज कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं। नॉर्थ ईस्ट में कितनी इंसर्जेंसी है वो हो रही है। फिर मनमोहन सिंह ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि इस देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को, एकता और अखंडता को अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो माओइस्ट इंसर्जेंसी, जो 13 राज्यों के करीब 250 जिले हैं, फ्रॉम पशुपति टू तिरुपति, रेड कॉरिडोर है पूरा, क्या वो खत्म हो गया? क्या बस्तर में नक्सलाइट घटनाएं खत्म हो गई, कम हो गई? इसके आंकड़े कहाँ हैं? कौन इसके आंकड़े दे रहा है? लेकिन चूंकि मीडिया को कहा गया कि वो नहीं दिखाएगा तो वो नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन फैक्ट्स रिमेन फैक्ट्स, चीजें तो हैं। और दूसरी चीज देखिए कि हर चीज की कुछ इंटरनेशनल कंपल्शन और सिचुएशंस हुआ करती है। आज कहें आपके साथ अफगानिस्तान में तो हमने बहुत दिन से नहीं सुना कि कोई धमाका हुआ हो, तो क्या ये कह देंगे कि अफगानिस्तान में आतंकवाद खत्म हो गया, या जिंदगी वहाँ बहुत बढ़िया है, या जिंदगी बहुत बढ़िया हो गई? क्योंकि वहाँ तालिबान आ गए, उनका कब्जा है, तो वो चल रहा है। पाकिस्तान में रोज कितनी घटनाएं होती हैं, अब कोई कहे कि साहब नहीं वहाँ तो सब आतंकवाद खत्म हो गया है। फिर डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं, डेमोक्रेसी को आपने खत्म कर दिया। पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होती, आप पार्लियामेंट में जाते नहीं हो, और सारे जो बिल हैं वो दिन में पास होते हैं, शोर शराबे और हंगामे के बीच पास होते हैं, कोई डिबेट नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन को मजबूत, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी, ऐसा लगा कि हिंदू राष्ट्र की एक नई इमारत आपने बनाई है और ये पार्लियामेंट सिर्फ हिंदुओं के लिए होगा। इसी को देखते हुए मेरे मन में ये आ रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि अब जो हमारी जो रिजीम है, सरकार नहीं, हमारी जो रिजीम है, हमारी जो सल्तनत है, वो इस तरह के कदम ले रही है कि अगले 1000 साल तक हिंदुस्तान पर उसका इम्पैक्ट रहेगा, उसका प्रभाव रहेगा। तो वो क्या विजन लगा आपको उनका कि अगले 1000 साल तक जो, क्या उनका विजन है कि अगले 1 साल तक की किस तरह की आइडेंटिटी अगले 1000 साल तक हिंदुस्तान की होगी,
उनकी मर्जी के मुताबिक। देखिए, ये बीजेपी आरएसएस के लोग और नरेंद्र मोदी साहब ये बहुत ज़बरदस्त इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं। और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है कि जिस दिन ये पहले दिन जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में और संसद में गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम आज 800 वर्ष की गुलामी से आज़ाद हुए हैं। उसी दिन देश आज़ाद हुआ था क्या? उसके पहले ये 1000 बरस, फिर 1200 बरस तक ले जाते। आज भी उन्होंने कहा 1000-1500 साल से गुलामी थी हमारे। किसकी गुलामी से पहले? अच्छा, आप जरा सावरकर की किताब उठा के देखिए, उसने तो 1857 को आज़ादी की पहली लड़ाई कहा। तो हमारा तो कंसेंसस जो है, जो कट ऑफ डेट है, वो 1857 है, क्योंकि 1857 से पहले जो आया वो सब यही हिंदुस्तान में रह गया, और 1857 के बाद जो लोग आए उन्हें वापस जाना पड़ा, जिनसे हमने आज़ादी हासिल की, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, जिनको ब्रिटिशर्स हम कहते हैं। ब्रिटिशर्स थे, फ्रेंच थे, डच थे, पुर्तगाली थे, हाँ कॉलोनियाँ थी। गोवा तो सन 62 में आज़ाद हुआ है, पौंडीचेरी फ्रेंच कॉलोनी थी, हाँ, और हिंदुस्तान तो पूरा अंग्रेज का गुलाम था। तो गुलामी से तो आज़ादी इनसे मिली है, तो वो कॉम्प्लेक्स इनके अंदर है। क्योंकि इस मुल्क को बनने में मेरा अपना ही मानना है, और इस पे भी इस मुल्क के हिस्टोरियंस का कंसेंसस है कि आइडिया ऑफ इंडिया पिछले 1000 साल में इमर्ज हुआ है। और मैं तो अल-बैरूनी को आइडिया ऑफ इंडिया का सबसे पहला वोटर ही मानता हूँ, क्योंकि उसने 1000 साल पहले किताबुल हिंद लिखी थी, जिसमें हिंदुस्तान क्या है, इसको शेप क्या होगा इसका, वो उसने शेप दिया है कि ये मुल्क क्या है, इसकी कल्चर क्या है, इसकी ज़बान क्या है। उस वक्त ना डेमोक्रेसी थी, ना सेकुलरिज्म था, ना सोशलिज्म था, ना कॉन्स्टिट्यूशन, ना कोई एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कोई आइडियोलॉजी नहीं थी 1000 साल पहले। वो तो गजनवी के साथ आया था, तब वो लिख करके गया। अमीर खुसरो वो है सबसे बड़ा सिंबल। 800 बरस पहले उस मुल्क ने, उस आदमी ने इस मुल्क को नेशनलिटी दी हिंदी, जबान दी हिंदवी, नाम दिया हिंदुस्तान, और लिटरेचर दिया। लिटरेचर ऐसा कि उसने तुर्की, फारसी, अरबी, ब्रज, संस्कृत, हिंदी, खड़ी बोली, इन सब का अमालगम करके हिंदवी जबान बनाई। ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल बराए नैना बनाए गतियाँ, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी गतियाँ। आप जाइए बाजार में जाइए या किसी भी प्लेटफॉर्म पे नेट के चले जाइए, अमीर खुसरो की कोई किताब नहीं मिलेगी आपको, लेकिन 800 बरस से उसका जो कलाम है वो सीना बसीना चला आ रहा। ये जो सारी संस्कृति जो ये पली बड़ी हुई, इवॉल्व हुए हम, जो कल्चरल आइडेंटिटी जो इंडिया की बनी पिछले 1000 साल में या 1500 साल में, तो इस सबको ये जीरो कर रहे हैं, सबको मिट्टी में मिला रहे हैं। नहीं, इनका मकसद ये है कि सबको नेगेट कर दो। एक रंग की बात करते हैं ना, एक आज भी उन्होंने अपने भाषण में वो हर चीज को, हिंदुस्तान तो प्लूरल सोसाइटी भाई, इसमें तो यहाँ हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा, पारसी बहुत थोड़े से हैं वो भी रहेंगे, जैन भी रहेगा, बौद्ध भी रहेगा। यहाँ तो जिन्हें पाकिस्तान में मुसलमान नहीं माना जाता, अहमदिया, वो भी यहाँ रहते हैं। हाँ, यहाँ तो हिंदुओं में इतने सारे सेक्ट और सब सेक्ट हैं, वो भी रहते हैं, एथीस्ट भी रहते हैं। लेकिन कल्चर एक गुलदस्ता है, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। देखिए झगड़ा क्या था, एक तरफ आरएसएस कहता है 2 नेशन थ्योरी की बात, उन्होंने दी थी हिंदुत्व और सुपीरियरिटी की बात, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने कहा था 2 नेशन थ्योरी। जिनको पाकिस्तान चाहिए था, जिन्ना साहब, वो अपना पाकिस्तान लेके चले गए। उस पाकिस्तान का क्या असर हुआ? 25 साल नहीं लगे उसको 2 टुकड़े होने में, और अभी भी कितने टुकड़े होंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि ये अननेचुरल तरीका है, इस पे मुल्क नहीं बनाया गया। मजहबी नफरत की बुनियाद पर दुनिया में 2 ही नाजायज मुल्क बनाए गए, एक पाकिस्तान, दूसरा इजराइल, और दोनों पॉलिटिकल रीजंस। उसके पीछे ना हिस्ट्री थी ना ज्योग्राफी थी। आज आप इस मुल्क में कहते हो कि हम तो 80% हैं, तो आप यकीनन इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना लोगे, लेकिन चला पाओगे इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि इसकी गारंटी वही है जो अम्बेडकर ने आपको कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया है। गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद कोई कम हिंदू नहीं थे। वो चाहते तो 1 लाइन का रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ले आते कि ये मुल्क तो हिंदुओं का है, मुसलमान अपने हिस्से का पाकिस्तान ले चुके हैं, तो अब हम इसको ऐसे चलाएंगे जैसे हम चाहेंगे। लेकिन नहीं, इस मुल्क के एक रहने की प्री रिक्विजिट ये है जो नरेंद्र मोदी साहब आज बोल करके गए हैं लाल किले से, उसके बिल्कुल पूरी तरह से खिलाफ, और वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
उसकी लेटर एंड स्पिरिट में अगर उसको मानोगे तो मुल्क यूनाइटेड रहेगा, नहीं मानोगे तब टूट जाएगा। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उस वक्त में चंद्रशेखर अपोजिशन के लीडर थे, उन्होंने कहा था जब लोगों के दिल टूट जाते हैं तो मुल्क टूट जाया करते हैं। आपके 400 MP हैं, उन 400 MPओं में लोकसभा राज्यसभा मिला के मैं कह रहा हूँ उनमें एक मुसलमान नहीं है, एक ईसाई नहीं है, गलती से एक सिख मध्य प्रदेश से आ गया है। तो 400 MPओं में आपका ये जो 20% लोग हैं इनका एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आप इसको इंक्लूसिव डेमोक्रेसी कहोगे, इसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहोगे, या इसको बिगेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहेंगे हम जगहों पे? तो नहीं, ये तो वन पार्टी रूल है, वन आइडियोलॉजी है। और आइडियोलॉजी यही है कि इसमें अगर हमारे पास एक मुसलमान नहीं है 400 MPओं में से तो क्या फर्क पड़ रहा है, अगर हमारी कैबिनेट में एक मुसलमान नहीं है तो क्या फर्क पड़ रहा है। मैं एक चीज़ और जानना चाहता था कि ये जो इन्होंने 4 बार अपना नाम मोदी लिया और उसके बाद कहा कि मैं ही अगले 5 साल लाल किले में यहाँ पे संबोधित करूँगा मैं राष्ट्र को, बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है? ये डिक्टेटरशिप को जो है इसको एक्सेप्ट कर चुकी है बीजेपी, या बीजेपी के अंदर इस बात को कैसे लिया जा रहा है? प्रधानमंत्री की स्पीच में उन्होंने खुद ही अपने आप को एक तरह का प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। आप जानते हैं बीजेपी के अंदर जो नहीं तो हालात सबको सामने है कि जो व्यक्ति जिसने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे स्टॉलवर्ड्स को बर्फ में लगा दिया, सब जानते हैं, सब बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर ऑफ द रिकॉर्ड हमसे कहते हैं साहब बस जिंदा रहने के लिए करना पड़ रहा है, वरना जितना हमारा ह्यूमिलिएशन हुआ है उतना तो कभी हुई। तो इस संदर्भ में मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, बीजेपी में हो क्या रहा है? नहीं, बीजेपी वाले मजबूर हैं, उनको मालूम है, उन्होंने देखा कि हरीन पांड्या का हश्र क्या हुआ, उन्हें मालूम है कि जस्टिस लॉयर का हश्र क्या हुआ। तो भाई हर आदमी को अपनी जान प्यारी होती है, हर आदमी को ये भी प्यारा होता है कि भाई ED CBI उसके पीछे नहीं लग जाएगी। और जिन लोगों ने चैलेंज किया उनमें से कई लोगों के साथ ये मामला हुआ। सत्यपाल मलिक जो इन्हीं का आदमी था और वो उसने जब इल्जाम लगा दिए तो आजकल देखिए उसे रोज CBI भी नहीं होने और उसको किया जा रहा। तो ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट है डिक्टेटरशिप का, जो कि गार्ब ऑफ डेमोक्रेसी। आप कंट्रोल कर लो और आप अपना खत उसी तरह का बना लो जैसा हिटलर ने बनाया था कि मैं जिस तरफ कहूँ उस तरफ हवा चले, उस तरफ लोग जाएं। और उसमें पीछे से तड़का जो है ये कम्युनलिज्म का लगा रखा है RSS के थ्रू। नहीं, अपने आप RSS भी बहुत खुश नहीं है इनसे, लेकिन वो उसने आप अपने आपको जब इस पर लाओ कि RSS भी डरने लगे कि पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा, तो फिर और जो है वो तो है ही है कि पिछले 10 साल का जो माहौल है उसमें एक ही बात कही जा रही है कि साहब हिंदू राष्ट्र इज ए रियलिटी। You can argue that it is not de jure but it is de facto. And he is an upcoming Hitler of the country to target the minorities. नहीं, not only minority, उसका एक blatant majoritarian communal एजेंडा है, उसमें पार्टी भी उसकी मदद करती है, कैडर भी उसका मदद करता है। अब हो सकता है कि कोई योगी आदित्यनाथ जैसा आदमी चैलेंज कर दे अगले इलेक्शन में तो बात अलग है, माफ कीजिएगा चुनाव जीत सकते हो लेकिन मुल्क का भला नहीं होने वाला। कुछ और वाइंड अप करना चाहेंगे? बस मैं यही कि इस मुल्क की आवाम को अभी सोचना चाहिए कि इतना खूबसूरत मुल्क है, दुनिया में ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी आपको। और तीसरी दुनिया के देशों में जो लोग कॉलोनियाँ रहे हैं और जो आज़ाद हुए हैं, अकेला हिंदुस्तान है जिसमें डेमोक्रेसी मजबूत रही है। उस डेमोक्रेसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि हर नागरिक को उसकी नागरिक स्वतंत्रता रहनी चाहिए और उसके अधिकार, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सबको इज्जत के साथ इस मुल्क में रहने का मौका मिले, इज्जत के साथ वो अपनी रोजी रोटी कमाए, इज्जत के साथ सर ऊंचा करके रह सके, तभी इस मुल्क का भला होगा और दुनिया में उसका नाम होगा। हिंदुस्तान में कमी नहीं है, चाहे आप खेल का सेक्टर देख लीजिए, चाहे सिनेमा का देख लीजिए या दूसरे फील्ड देख लीजिए। हमारे लोग आज इसमें कंप्यूटर साइंस में पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हर जगह आपको मिलेंगे, हिंदुस्तान के लोग आते हैं। तो यहाँ कमी नहीं है इंटेलेक्ट की और जिसको कहते हैं कि दिमाग की, हुनर की, लेकिन ये कि आप किस तरफ ले जा रहे हो।
आप अगर उस रास्ते पे चलोगे जिस रास्ते पे पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान चला, पाकिस्तान का हश्र हमारे सामने, इस मुल्क को पाकिस्तान मत बनाओ, इस मुल्क को हिंदुस्तान ही रहने दो। ऐसे ही जैसे पिछले 1000 साल से चला है, कभी भी इस मुल्क में 25% से ज़्यादा मुसलमानों की जनसंख्या नहीं थी, चाहे किसी भी सरकार रही। लेकिन और आम मुसलमान उस वक्त भी मजदूर था, किसान था, कारखानदार था, दुकानदार था, काम करता था। कुछ रूलिंग फैमिलीज थी, उस जमाने का सिस्टम यही था कि डेमोक्रेसी नहीं थी, तलवार के बल पे लोग हुकूमत करते थे, और आज भी वैसे ही कर रहे हैं। तो धर्म के आधार पर अगर आप राज्य का निर्माण करोगे, स्टेट बनाओगे, उसके बड़े खतरनाक नताइज होंगे, और उसमें आप फिर खुशहाली और जो एक विकास होता है वो नहीं हो सकेगा। ਤੇ ਸ਼ੁਭਤੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਾਵ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਪੇक्षा ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ ਜੀ ਨੇ इसका एनालिसिस किया। कुर्बान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका।